ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री में आप देख रहे हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर। हमारी यात्रा शुरू हुई पुरी से। सवेरे बस से हम सीधे कोणार्क मंदिर पहुंच गए हैं। बस स्टॉप से उतरने के बाद ये रास्ता जो आप सामने देख रहे हैं, यहीं से अंदर गली गई है, वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। इन गलियों से जब आप गुजरेंगे तो आप देखेंगे अगल बगल जो दुकानें हैं वो ड्राई फ्रूट की दुकानें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा काजू आपको देखने को मिलेंगे। आप देख रहे हैं दुकानों में रखे हुए हैं। बहुत सस्ता है यहाँ पर काजू, तो आप आएंगे तो यहाँ खरीदिएगा ज़रूर। कोणार्क सूर्य मंदिर आने के लिए आपको जो एक सुझाव देना चाहेंगे, हम यही कहना चाहेंगे कि कोणार्क सूर्य मंदिर के विस्तृत जानकारी के लिए कम से कम आपको 2 घंटे का समय अवश्य लेकर आना चाहिए यहाँ पर। साथ में संग्रहालय दर्शन के लिए भी 30 से 40 मिनटों का अतिरिक्त समय चाहिए। और क्षेत्र में संग्रहालय के समीप एक अच्छा जलपान गृह भी है, जहाँ पर अनेक खाने पीने की वस्तुएं हैं आपको मिल जाएंगी। इसके अतिरिक्त नवग्रह मंदिर के समीप भी अनेक ठेले और छोटी दुकानें हैं, जहाँ से आप अपने खाने पीने का सामान ले सकते हैं। और कोणार्क सूर्य मंदिर परिसर में फ़ोटोग्राफी वर्जित नहीं है, आप फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। हाँ, कैमरा यदि लाते हैं तो फिर उसके लिए अलग से चार्ज है। मोबाइल से तो चाहे जितना खींचिए। कोणार्क सूर्य मंदिर और मंदिर परिसर में आपको चलना बहुत पड़ता है, तो इसलिए आप अपने साथ पर्याप्त पानी वगैरह की व्यवस्था अपने साथ रखें। वैसे वहाँ पर नल तो लगा है, अच्छा साफ मीठा पानी है यहाँ का, मैंने पी कर देखा है उसको। हम टिकट खिड़की के पास पहुँच गए हैं। अब यहाँ से टिकट लेते हैं, जो कि अन्य भारतीयों के लिए 40 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट है और विदेशियों के लिए 600 रुपये है। टिकट लेकर हम जो ही बाहर निकलते हैं तो आप देखते हैं कि मंदिर के प्रवेश द्वार मार्ग तक जो है दोनों ओर अनेकों दुकानें लगी हुई हैं। यहाँ से आप ओडिया कला व संस्कृति से ओतप्रोत विभिन्न कलाकृतियाँ आप खरीद सकते हैं, जिनमें सूर्य मंदिर का छोटा लघु रूप भी सम्मिलित है। वो अब बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। हाय पप्पू, अब प्रश्न उठता है कि गोल्डन ट्रायंगल ऑफ ओडिशा क्या है। क्या आप जानते हैं कि कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा के स्वर्ण त्रिभुज का एक भाग है। काफ़ी अरसे से मैं कोणार्क सूर्य मंदिर और जगन्नाथपुरी आना चाहता था। पिछले साल अक्टूबर 2019 में जब हमने घूमने का कार्यक्रम बनाया तो फिर आने से पहले इंटरनेट पर शुरू हुई मेरी खोज। वहाँ से मुझे पता चला कि दरअसल गोल्डन ट्रायंगल भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर, कोणार्क के सूर्य मंदिर और पुरी के जगन्नाथ धाम मंदिर को कहा जाता है। अगर आप नक्शे में देखेंगे तो बाकायदा इन तीनों को जोड़ते हुए एक त्रिकोण बनता है और यही त्रिकोण गोल्डन ट्रायंगल ऑफ ओडिशा कहा जाता है। पुरी, कोणार्क तथा भुवनेश्वर को ओडिशा का स्वर्णिम त्रिभुज कहा, यानी कि गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। हालांकि ओडिशा पर्यटन स्थल से भरपूर है, लेकिन मध्य ओडिशा के 3 मुख्य पर्यटन स्थल को ऐसी मान्यता दिया गया है और उनको भौगोलिक मानचित्र में देखेंगे तो वह तीनों एक त्रिभुजा आकार के जगह पर अवस्थित हैं, तो इसलिए उन्हें गोल्डन ट्रायंगल आयात स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है। हिंदू देवता सूर्य को समर्पित यह एक विशाल मंदिर है और भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इस प्राचीन मंदिर को देखने के लिए भारी संख्या में विदेशी सैलानी भी आते हैं।
दो शब्दों के मेल से यानी कि कोण और अर्क, जिससे बना है कोणार्क। जहाँ कोण का अर्थ कोना होता है और अर्क का अर्थ सूर्य है, यानी दोनों को संयुक्त रूप से मिलाने पर यह सूर्य का कोना अर्थात सन ऑफ द कॉर्नर यानी कि कोणार्क कहा जाता है। इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा नाम से भी जाना जाता है क्योंकि मंदिर का ऊंचा टावर जो है काला दिखाई देता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को ने 1984 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। पुरी से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोणार्क एक छोटा और प्राचीन शहर है और एक छोटा शहर होने के बावजूद कोणार्क भारत के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। कोणार्क के आसपास के क्षेत्र में अनेक प्राचीन स्मारक और मंदिर बने हुए हैं जिन्हें देखने के लिए पूरे वर्ष देश और दुनिया के अलग अलग कोनों से पर्यटक और पुरातत्ववेत्ता कोणार्क आते हैं। शहर के पास ही बहने वाली चंद्रभागा नदी के किनारे पर बसा हुआ कोणार्क मुख्य रूप से यहाँ पर स्थित प्राचीन सूर्य मंदिर की वजह से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कोणार्क के आसपास बने हुए सभी प्राचीन मंदिर बहुत ही विशाल और भव्य बने हुए हैं और आप कोणार्क में बने हुए मंदिरों और स्मारकों की विशालता का अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि कोणार्क में बने हुए लगभग सभी प्राचीन मंदिरों और स्मारकों पर विदेशी मुगल आक्रांताओं ने अनेक बार आक्रमण किए हैं, लेकिन इन मंदिरों और स्मारकों को पूरी तरह से तोड़ने में कभी भी सफल नहीं हो पाए। यहाँ पर बने हुए सभी प्राचीन मंदिरों की वास्तुकला और मूर्तिकला में उस समय के कारीगरों द्वारा बहुत बारीकी कारीगर का उपयोग किया गया है। बंगाल की खाड़ी के पास स्थित कोणार्क सिर्फ प्राचीन मंदिरों और स्मारकों के अलावा इस शहर के पास स्थित समुद्र तट भी यहाँ घूमने वाले लोग पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है। इसका दो खासियत रहता है। 800 साल पुराना लोहा, दो खासियत। पहला खासियत आज का लोहा बड़े बड़े काम और काम करे। ऐसे लोहे का पिलर दिल्ली का कुतुब मीनार के आगे है, 2000 साल का। अब सूर्य मंदिर देखना शायद कोई बड़ी बात नहीं होगी, किंतु जब आप इसके इतिहास को सुनते हैं तो फिर दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। जरा सोचिए, यहाँ पर जो कामुक शिलाएं और कलाकृतियाँ की गई हैं वे आज से लगभग 700 वर्ष पूर्व की हैं। राजा नरसिम्हा ने इस मंदिर की स्थापना पूजा के लिए नहीं की थी। दरअसल उस सदी में कई युद्ध हुए थे जिनकी वजह से कई लोग मारे गए थे और हुआ यूं कि आबादी घटने लगी, तो ऊपर से बचे हुए लोग जो है शुद्ध होकर बौद्ध धर्म अपनाने लगे और गृहस्थ जीवन छोड़ने लगे थे। तो ऐसे में राजा ने उन्हें फिर से प्रजनन करने को उकसाने के लिए इस मंदिर का निर्माण किया। अब सोचने वाली बात यह है कि कितनी उन्मुक्त विचारधारा रही होगी उस वक्त के लोगों में जो उस तरह की कामुक कलाकृतियाँ खुलेआम प्रदर्शित की गई हैं। अगर आज ऐसे चित्र आप देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि शर्मिंदगी महसूस होगी। ऐसे में उस वक्त के लोगों की मानसिक प्रवृत्ति का अंदाज़ा लगाना बेहद मुश्किल है। उसके निर्माण के लिए नदी द्वारा बड़े बड़े पत्थरों को ऊपर लाया गया था और उन पर ये कलाकृतियाँ उकेरी गईं। ये अद्भुत भवन निर्माण भी आपको हैरान कर देता है कि किस प्रकार ऐसा संभव हो पाया होगा कि एक पूरी शिला को नदी से लाया गया और उससे निर्माण किया गया। यहाँ इन वीडियो में जो आप देख रहे हैं आपको पूरी दिनचर्या का आकलन किस प्रकार करना है वो भी इसमें दिखाया गया है। 200 फुट ऊंचे पत्थरों से बनाया हुआ ये रथ के आकार का मंदिर है जिसकी हालत आज काफ़ी खस्ता हाल में दिखाई दे रही है आपको। इसके कई हिस्से काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। वाकई इस मंदिर को देखना किसी भी व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। यहाँ आपको ये जानने का मौका मिलेगा कि हमारा देश कोई फूहड़ और गंवार देश नहीं है, बल्कि किंतु हर क्षेत्र में उन्मुक्त सोच और विकासशील आचरण रखने वाला एक महान देश है। कोणार्क सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी का एक प्रतिष्ठित मंदिर है जिसका निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थरों तथा काले ग्रेनाइट के पत्थरों से हुआ है। इसे 1236
से 1264 ईसा पूर्व गंग वंश के तत्कालीन सामंत राजा नरसिंह देव द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर सूर्यदेव को समर्पित था और पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण के पुत्र सांब को उनके श्राप से कोढ़ हो गया था। सूर्यदेव जो कि सभी रोगों के नाशक थे और उन्होंने इनके इस रोग का भी निवारण कर दिया था। तब सांब ने सूर्यदेव को सम्मानित करने के लिए कोणार्क सूर्य मंदिर को निर्मित किया, क्योंकि भगवान ने उनके कुष्ठ रोग को ठीक कर दिया था। 13वीं शताब्दी के मध्य में निर्मित कोणार्क सूर्य मंदिर अपनी कलात्मक और भव्यता और इंजीनियरिंग की निपुणता का एक विशाल संगम है। गंग वंश के महान शासक राजा नरसिंह देव ने इसे अपने 200 कारीगरों की मदद से कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। चूँकि गंग वंश के शासक सूर्य देव की पूजा करते थे, इसलिए कलिंग शैली में निर्मित इस मंदिर में सूर्य देवता को रथ के रूप में विराजमान किया गया है तथा पत्थरों को उत्कृष्ट नक्काशी के साथ उकेरा गया है। इस मंदिर का निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थरों तथा काले ग्रेनाइट के पत्थरों से हुआ है और पूरे मंदिर स्थल को जो है 12 जोड़ी चक्रों के साथ, यानी कि 24 पहियों वाला रथ जो है, जिसे 7 घोड़ों द्वारा खींचते हुए निर्मित किया गया है और जिसमें सूर्यदेव को विराजमान दिखाया गया है। वर्तमान समय में 7 घोड़ों में से सिर्फ एक ही घोड़ा बचा हुआ है जो आज मंदिर में मौजूद है। वह आंशिक रूप से ब्रिटिश भारतीयों की पुरातात्विक टीमों के संरक्षण के कारण ही बच पाया है। पौराणिक कथा जो है वो है, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण के पुत्र सांबा को अपने पिता के श्राप के कारण कुष्ठ रोग हो गया था। तो सांबा ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्षों तक तपस्या की और सूर्यदेव को प्रसन्न किया था, जिससे उनकी बीमारी ठीक हो गई। और इसका आभार प्रकट करने के लिए उन्होंने सूर्य के सम्मान में एक मंदिर बनाने का फैसला किया। और अगले ही दिन नदी में नहाते समय उन्हें भगवान की एक प्रतिमा मिली जो विश्वकर्मा द्वारा सूर्य के शरीर से निकाली गई थी। सांबा ने वह मूर्ति जो है मित्रवन में उनके द्वारा बनाए गए मंदिर में स्थापित किया, जहां उन्होंने भगवान को प्रवचन दिया था। तब से यह स्थान पवित्र माना जाता है और कोणार्क सूर्य मंदिर के रूप में यह जाना जाता है। ऐतिहासिक सूत्रों की चर्चा की जाए तो स्थानीय तालपत्र पांडुलिपियों से पता चलता है कि प्रारंभ में केसरी वंश के राजाओं ने एक सूर्य मंदिर का निर्माण किया था और इस सूर्य मंदिर के निर्माण में 12 वर्ष का समय लगा था। इस मंदिर पर प्रथम आक्रमण 16वीं सदी के मध्य में हुआ। तब आक्रमणकारी जो है मंदिर का कलश एवं ध्वज ले जाने में सफल हो गए थे। इस मंदिर के पतन की बात की जाए तो इस मंदिर के पतन के विषय में अनेक धारणाएं हैं। काला पहाड़ जैसे आक्रमणकारी के हाथों ध्वस्त होने से लेकर अब इसकी जो इंजीनियरिंग है वो इसकी असफलता का एक प्रमुख कारण बनता है। 19वीं सदी में जेम्स फर्गूसन ने जब इस मंदिर को देखा था तो यह मलबे का एक ढेर था। यहाँ से कोई भी प्रतिमा प्राप्त नहीं हुई थी। वहीं 18वीं सदी में इस मंदिर के प्रमुख स्तंभ और अरुण स्तंभ को मराठा शासकों ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्थानांतरित कर दिया था। आज आप यहाँ महामंडप का केवल आवरण देखेंगे, जिसके भीतर रेत भरी हुई है और इसके समक्ष नाट्य मंडप है। सौभाग्य से इसकी भित्तियों को भी संरक्षित रखा गया है। आप इनके ऊपर की गई शिल्पकारी की जानकारी का आनंद उठा सकते हैं। ऐसी मानता है कि मुख्य सूर्य प्रतिमा चुंबकीय बलों के संतुलन द्वारा मंदिर के आमोद हवा में लटकी हुई थी और प्रतिदिन सूर्योदय की प्रथम किरण मूर्ति के माथे पर पड़ती थी, जो सूर्योदय का प्रतीक हुआ करती थी। इस मंदिर के दर्शन करते समय आप इन महत्वपूर्ण तत्वों का दर्शन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब इसके विशाल वास्तुशिल्प की बात की जाए तो कोणार्क सूर्य मंदिर जो है कलिंग मंदिर वास्तुशिल्प का बहुत ही अद्भुत उदाहरण है। इसके दर्शन विरले हैं। इस बात को लेकर मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि वास्तुकार की कल्पना शक्ति कितनी अपरंपार रही होगी, कितनी ज़बरदस्त रही होगी, जो उसने 7 घोड़ों द्वारा हाँके जाने का एक भव्य रथ के रूप में मंदिर की कल्पना की होगी। 7 घोड़ों के रथ पर सवार सूर्यदेव को समर्पित इस मंदिर का इससे उत्तम उदाहरण और दूसरा कोई नहीं हो सकता है। मंदिर का ऊपरी भाग जो है अर्थात कलश ध्वज जो है अब अनुपस्थित है, फिर भी यह मंदिर जो है अत्यंत विशाल प्रतीत होता है।
रथ में 24 चक्र हैं अथवा पहिए हैं जो दिन के 24 घंटे की ओर संकेत करते हैं। कुछ का मानना ये भी है कि ये वर्ष के 24 पक्षों का संबंध रखते हैं। रथ हाँकते 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिवसों का प्रतीक हैं और सोचता हूँ कि उस समय यदि ऊपर से एक रथ के आकार का होते हुए भी कलिंग देउल वास्तुशैली सभी के अवयव इसमें उपस्थित हैं। जगमोहन अथवा मंडप, मंदिर की जो विशाल संरचना हम देखते हैं वह इसका मंडप या अग्रशाला है जिसे ओडिशा में जगमोहन कहते हैं। इसके द्वार के चौखट पर एक अप्रतिम नक्काशी की गई है। मंडप की क्षीण संरचना पर चढ़ने अथवा इसके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ यहाँ पर वर्जित है। आप कुछ भी चीज़ को छू नहीं सकते हैं। आप फिर भी हरे रंग की चौखट देख सकते हैं जहाँ क्लोराइट शिला पर सूक्ष्म नक्काशी की गई है। बाकी संरचना में आपको खोंडालाइट जो है एवं लेटरालाइट शिलाओं का प्रयोग किया गया है। इनमें से कोई भी शिला स्थानीय नहीं है। इन्हें बहुत दूर दूर स्थानों से चंद्रभागा नदी के जलमार्ग द्वारा यहाँ पर लाया गया था। अनेक शोधकर्ताओं के अनुसार इन शिलाओं को निखार कर उन्हें मढ़ा गया है और तत्पश्चात उन पर यथास्थान शिल्पकारी की गई है और इन कठोर पत्थरों पर किसी भी प्रकार की शिल्पकारी के लिए आवश्यक कौशल के विषय में भी उन्होंने बहुत कुछ कहा और लिखा भी है। मंडप के द्वार भी सूर्य की गति के अनुसार पंक्तिबद्ध हैं। विषुव के दिवसों में जो है अग्रभाग में इसके यानी सामने जो है आगे एवं पीछे के द्वारों में सूर्य की प्रथम किरणें मंडप के भीतर पहुंचती हैं और वहीं उत्तरायण एवं दक्षिणायन के समय मंडप के दोनों ओर के द्वारों से सूर्य की प्रथम किरणें भीतर प्रवेश करती हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर के विषय में कहा जाता है कि इसकी संरचना एक भीमकाय दैत्य के समान की गई थी तथा इसकी जटिल नक्काशी युक्त आभूषणों के समान की गई थी। इस पर की गई शिल्पकारी को देख आपको ऐसा आभास होगा जैसे यह किसी कुशल सुनार के हाथों से गढ़ा गया हो। किसी भी अन्य मंदिर के समान कोणार्क सूर्य मंदिर के शिल्पों में भी देवी देवताओं की प्रतिमाएं, मानव जीवन के विभिन्न दृश्य और राजसी जीवन शैली के चित्र, रत्यात्मक शिल्प और वनस्पति व जीव वास्तु रूपांकन, अलंकारिक तत्व इत्यादि विभिन्न अनुपातों में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। गज पट्टिका की बात की जाए तो मंदिर संरचना की आकार पट्टिका पर गजों की प्रतिमाएं दिखाई गई हैं, यानी हाथी की प्रतिमा है और उन्हें ऐसा देखकर ऐसा आभास होता है मानो उन हाथियों ने संपूर्ण संरचना का भार अपनी ही पीठ पर उठाया हुआ है। इन शिल्पों में हाथियों के जो शावकों को ढूंढना न भूलें, जरा ध्यान से देखिएगा। नाग नागिनियों की प्रतिमाएं भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मंदिर की बाहरी भित्ति पर अपनी दृष्टि पर आप नाग नागिनियों की अनेक प्रतिमाएं हैं। उनमें से अधिकतर की देह आधे मानव तथा आधे भुजंग की है। दक्षिणावर्त चलते हुए जैसे ही आप मंदिर में चारों ओर घूमेंगे तो आपकी दृष्टि इन शिल्पों पर जरूर पड़ेगी। इन प्रतिमाओं के आसपास युद्ध कला, घोड़सवारी में रत स्त्रियों को भी आप प्रतिमाएं यहाँ आपको देखने को मिलेगी। इन शिल्पों में सर्वाधिक अचंभा करने वाली प्रतिमा एक जिराफ सदृश पशु की है। जिराफ इस क्षेत्र का स्थानीय पशु नहीं है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो पशु इस क्षेत्र के नहीं थे उनके विषय में भी यहाँ के लोगों को जानकारी थी। क्या यह इस तथ्य का संकेत है कि इस क्षेत्र का अफ्रीका से सब व्यापारिक संबंध था? कदाचित इसका उत्तर हाँ ही हो सकता होगा। कल्पना करिए कि अफ्रीका एक व्यापारी शिल्पकार को जिराफ के विषय में जानकारी देकर उससे जिराफ की प्रतिमा गढ़वा रहा है। सोचिए, किसी अफ्रीकी व्यापारी ने ही इसे जरूर इस बात की जानकारी दी होगा उस समय में। इस शिल्प के समीप राजा नरसिंहदेव तथा उनकी रानी सीता देवी की प्रतिमाएं भी आपको देखने को मिलेंगी। इन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण किया था। मंदिर के एक ओर आते समय आपको विशालकाय हाथी की प्रतिमा देखने को मिलेगी और हाथियों के कुछ शिल्प जो है आप मंदिर के समीप एक पीठिका पर भी देख सकते हैं। इन प्रतिमाओं में क्रुद्ध हाथी यानी गुस्सैल हाथी को शिकार को जकड़े हुए रहता है। कदाचित किसी युद्ध में भाग लेने वाले हाथियों को इस प्रकार प्रदर्शित किया गया जाता है। मंदिर की ओर जाती सीढ़ियों पर एक शिल्प ऐसा भी देखने को मिलेगा जिसमें एक
शेर जो है हाथी को कुचल रहा है। यह शक्ति का प्रतीक है। इन शिल्पों को देखकर जो है कुछ लोगों के अनुसार वहाँ पर ऐसा विचार किया गया कि शायद अत्यधिक संपत्ति एवं शक्ति अर्जित किए जाने पर मानवों को इस प्रकार प्रताड़ित किया जाता था। वहीं पर एक आपको मैथुन शिल्प भी दिखाई देगा। अधिकतर प्राचीन मंदिरों के समान इस मंदिर में भी अनेक शिल्प ऐसे हैं जहाँ मैथुन क्रीड़ा प्रदर्शित कर रहे हैं। इनमें रति क्रीड़ा में संलग्न प्रेमी युगलों की प्रतिमाएं भी देखने को मिलेंगी, कुछ समलैंगिक भी हैं। तो इस मंदिर के शिल्प जो है भारतीय शास्त्रों में दर्शाए गए सभी 9 रसों को प्रदर्शित करते हैं। मैथुन शिल्प जो है श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है, किंतु इन शिल्पों को इस प्रकार प्रदर्शित किया गया है कि अन्य रसों की अपेक्षा ये शिल्प अधिक ध्यान आकर्षित करते हैं। कुछ मतों के अनुसार इनका संबंध उपासना के तांत्रिक पद से भी है, जिसका कि ओडिशा में प्रमुख रूप से अभ्यास किया जाता है। मंडप के ऊपर संपूर्ण भित्ति पर जो है हरे रंग की क्लोराइड शिलाओं द्वारा निर्मित आदित्य की अनेक प्रतिमाएं हैं, यानी सूर्य भगवान की अनेक प्रतिमाएं हैं। इनके रंग के कारण ही उठकर जो है दिखाई देते हैं। आप इनकी सुंदरता को नीचे से खड़े होकर दूर से ही आप देख सकते हैं। कुछ प्रतिमाओं में घुटने तक के ऊंचे ऊंचे जूते भी आपको आश्चर्यचकित में कर देंगे। मंदिर की दक्षिणावर्त परिक्रमा करते समय आपको जो 6वां चक्र आप देखेंगे, उस चक्र में एक समय 20 रुपए के भारतीय मुद्रा नोट पर जो है आपको यह चक्र जो है दिखाई देता होगा। आप पुराना 20 रुपए का नोट देखे होंगे तो उसमें यह चक्र बना हुआ है। अब उसी चक्र की छवि जो है 10 रुपए के नोट पर भी आपको देखने को मिल सकती है। यह चक्र जो है पर्यटकों में अत्यंत प्रसिद्ध है। वे इस चक्र का 10 रुपए की नोट के साथ साथ स्वयं के साथ मतलब फ़ोटो खिंचाने में भी आनंद महसूस करते हैं। इन चक्रों की विशेषता यह है कि ये मात्र सजावटी चक्र नहीं है, अपितु ये धूप और घड़ियां हैं। इनका संबंध समय से है। प्रत्येक चक्र के मध्य एक उभरी हुई मूठ है और जब सूर्य की किरणें इन चक्रों पर पड़ती हैं तब इन मूठ की परछाइयों द्वारा स्थानीय समय की गणना की जा सकती है। प्रत्येक चक्र के ऊपर गहन सूक्ष्म शिल्पकारी की गई है जो किसी न किसी कला या शैली का दर्शाती है। तो नोट पर जिस चक्र की छवि अंकित है उस चक्र पर एक शिकारी की जीवनी प्रदर्शित है। तो इसलिए इन चक्रों की कला शैली को ध्यान से देखें, इनको बारीकी से जब भी जाएं तो इनको समझने की कोशिश करें। इनसे कलाकृतियों के साथ न्याय होगा, आप इनको समझ सकेंगे कि उस समय क्या बनाया गया था। कोणार्क की प्रतिमाएं प्राचीन भारत के साम्राज्यों की वैश्विक प्रकृति का उत्कृष्ट उदाहरण है और इन प्रतिमाओं में जो है आप चीनी यात्रियों तथा व्यापारियों की प्रतिमाओं को उनकी विशेष मुखाकृतियों द्वारा पहचान सकते हैं। उनमें से आपको बंद होने वाली मेज पर चीनी व्यंजन नूडल्स को चीनी चम्मच और चॉपस्टिक के साथ खाते देख सकते हैं। लंबी टोपी वाले फारसियों को भी आप आसानी से पहचान सकते हैं। इन 2 प्रकार के शिल्पों को देखकर अनुमान लगाया मैंने कि ये पूर्वी और पश्चिमी देशों के साथ हमारे व्यापारिक संबंधों की ओर संकेत करते हैं। पूर्वी समुद्र तट पर बसे होने के कारण यहाँ चीनी प्रभाव कुछ ज़्यादा ही रहा होगा और यहाँ पर आपको मंगोलिया तथा तिब्बत के वासियों की भी प्रतिमाएं आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें यहाँ पर घोड़े की मूर्तियाँ जो है आपको इस मंदिर से थोड़ा दूर जाकर देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि दौड़ते घोड़े इन प्रतिमाओं से एक ओडिशा का राज्य का चिन्ह भी आपको इसमें प्रतीत होगा। नाट्य मंडप के बारे में कहा जाता है कि अनेक स्तंभों में से एक ऊंचा मंच है जिसका निर्माण जो है नृत्य प्रदर्शनों के लिए किया गया था। यहाँ की प्रतिमाएं विशेषतः नृत्य भंगिमाओं और मुद्राओं तथा संगीत वाद्य यंत्रों को समर्पित हैं। इन्हें देख किसी उत्सव के आनंद की भावना उत्पन्न होती है। मंदिर के निर्माण में लोहे के शिकंजों और जोड़ों का प्रयोग किया गया है और मंडप के द्वारों के ऊपर भी आप शहतीर के रूप में आप लोहे के प्रयोग को देख सकते हैं। इन्हें समीप से देखना चाहते हैं तो बाग में स्थित एक मंच पर रखे ऐसे शहतीरों को जान सकते हैं और इन धरोहरों को देखकर आप स्वयं जान जाएंगे कि भारत में धातु विज्ञान कितना प्राचीन है। वहीं सूर्य मंदिर के पीछे भाग में एक मंदिर है जो माया देवी को समर्पित है।
कुछ जानकार इसे सूर्य की पत्नी छाया देवी को भी मानते हैं और यह मंदिर सूर्य मंदिर से भी अधिक प्राचीन है। और मंदिर की एक ओर स्थित बाग में अनेक नालियां हैं जो एक पीठिका तक पहुंचाती हैं। यह रसोई घर तथा भोजन क्षेत्र था जिसे भोग मंडप कहा जाता है। इसके आसपास 2 कुएं भी हैं। सूर्य मंदिर के निकास के द्वार से कुछ आगे जाकर आप एक नवग्रह मंदिर भी देखेंगे जहां पूजा अर्चना भी की जाती है और काले पत्थर से बड़े फलक पर 9 ग्रहों की छवियां उकेरी गई हैं। यह फलक जो है कोणार्क के प्रवेश द्वार का एक भाग था। कोणार्क मंदिर का यह इकलौता भाग है जिसकी अब भी आराधना की जाती है। यहाँ पर प्रे होता है। कोणार्क मंदिर परिसर स्थित में ही एक संग्रहालय आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर सर्वोत्तम संग्रहालय में से एक है। यहाँ अपने समय का जो है मूल रूप को पुनः सजीव करने का प्रयास किया गया है। इसके निर्माण में प्रत्येक चरण को जो है क्रमशः भारत में सूर्य की आराधना की संकल्पना तथा योग में इनकी केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया गया है। ओडिशा हस्तकला तथा अन्य कला क्षेत्रों की विशेषताओं को भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जब सूर्य अपनी पूर्ण लालिमा से धमक रहा होता है तो उस समय आप संग्रहालय के दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। संग्रहालय के लिए अलग टिकट लेने की आवश्यकता होती है। 5 रुपये पर टिकट होता है। आप शायद 10 कर दिया होगा, बढ़ा दिया होगा क्योंकि समय के अनुसार बदलता रहता है। कोणार्क मंदिर के नाट्य मंडप में प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में वार्षिक नाट्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यह कोणार्क के सर्वाधिक लोकप्रिय उत्सवों में से एक है। अगर आप कभी फरवरी में जाएं तो इस उत्सव में ज़रूर भाग लें। अब बात करते हैं कोणार्क कैसे पहुँचे। हवाई मार्ग से कोणार्क पहुंचने के लिए आप कोणार्क हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट भुवनेश्वर बीजू पटनायक एयरपोर्ट है। आप विदेश से कोणार्क घूमने आ रहे हैं तो भुवनेश्वर बीजू पटनायक एयरपोर्ट के भारत के सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और यह है कोणार्क एयरपोर्ट से मात्र 63 किलोमीटर की दूर पर है, जिससे आप टैक्सी लेकर सीधा कोणार्क पहुँच सकते हैं। वहीं रेल मार्ग से आप आना चाहते हैं तो पुरी रेलवे स्टेशन जो है कोणार्क से दूरी 35 किलोमीटर है और पुरी से कोणार्क के लिए नियमित रूप से बस और टैक्सी सेवा उपलब्ध रहती है। सड़क मार्ग से आप आते हैं, सड़क मार्ग से भी बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। पुरी बस स्टेशन से कोणार्क के लिए नियमित बस आपको मिल जाएंगी और इसके अलावा कई निजी बस संचालक भी नियमित रूप से कोणार्क के लिए बस सेवा उपलब्ध है। अगर आप बस द्वारा कोणार्क नहीं जाना चाहते तो पुरी रेलवे स्टेशन से जो है आप बस स्टेशन से कोणार्क के लिए टैक्सी और कैब सेवा भी उपलब्ध हुए तो वो भी आप वहाँ से भी आ सकते हैं। और कोणार्क जाने से पहले टैक्सी और कैब वालों से मोल भाव ज़रूर कर लें क्योंकि अलग अलग रेट लेते रहते हैं। अगर आप अपने निजी वाहन से कोणार्क जा रहे हैं तो पुरी से कोणार्क की सड़क के जो है भारत की सबसे सुंदर सड़क मार्ग में से एक है, जिसका वीडियो हमें आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, और मिलते हैं फिर किसी और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री में। धन्यवाद। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया टूरिस्ट इंडिया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।